हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल लाइट ऑफ एशिया। मैं एक बार लेकर के आ गया हूँ पुनः कुछ क्वेश्चनों का हल जो आपके लिए हेल्पफुल होगा और शायद अच्छा होगा। आइए हम देखते हैं पुराने 2003 का यानी 2003 का फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर एंड थर्ड पेपर का हल कुछ छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन के साथ, चूँकि वीडियोज़ में बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ और आप लोगों के पास समय भी कम है और आप लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जानना भी नहीं चाहते, फिर भी कुछ जानकारी के साथ हम लोग आज क्वेश्चन को फटाफट हल करते हैं। इसके बाद मैं 2004 का लाऊंगा, इसके बाद 5 का लाऊंगा। लेकिन इन वीडियोस से पहले मेरा जो एक सिंबल है आप लोगों को बता दें कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन वीडियोस में अब आपको अगर एक बात मैं बता दूं तो आप लोग जैसे E1 E2 E3 आदि जैसे ये क्वेश्चन वहाँ पे पड़े होंगे, मतलब इस तरह के मेरे वीडियो थंबनेल पे दिखाई देगा। उस सब वीडियोस को क्रमशः देख लेंगे और सॉरी। और एक चीज़ अब आप देख लें कि जो मेरा सिलेबस डिस्कशन का है उसको ज़रूर देखने का पूरा प्रयास कर लें, क्योंकि 2-3 घंटे के अंदर सब पूरा हो जाएगा। उसको देखें ज़रूर, देखने के बाद ही ये बात समझ में आएगी। चलो, लेट्स बिगिन द सॉल्व द क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, जंपिंग एंड मैच द फॉलोइंग एक्सेट्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस प्रकार का पूर्णतया एग्जामिनेशन ऑप्शनल करने जा रहा है, एमसीक्यू फॉर्म में करने जा रहा है। तो किसी को मालूम नहीं है कि क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन का हल लेकर के हम आ गए हैं। फटाफट कॉपी और पेन उठाइए और फटाफट इन सारे क्वेश्चंस को उतारिए और फटाफट क्वेश्चन का आंसर भरिए। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस गूगल से ढूंढे हैं, कुछ किताब से ढूंढे हैं, कुछ डिस्कशन से अपने फ्रेंड और मित्रों से किए हैं, कुछ मुझे स्वयं हल किया गया, मैंने कुछ स्वयं किए हैं। फिर भी कुछ आंसर, चूँकि फिलिंग द ब्लैंक्स तो चांस बनते हैं, एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे सटीक और उत्तम एप्रोप्रिएट आंसर होगा उसको हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। लेट्स बिगिन। यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर 2003 पेपर फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसी समय का पेपर से हम देखने चाहेंगे। तो आइए यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वहाँ पर ये लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हेलिक्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। यदि एक जनरल देखा जाए तो यदि जब डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड होता है और उसको अगर हीट कर दिया जाए और अगर ये सिंगल सिंगल स्ट्रैंड अगर अलग हो जाए तो इस हीटिंग प्रक्रिया के दौरान जो यह डीएनए टूटा है उस डीएनए को क्या कहेंगे? तो एक्चुअली में इसे कहेंगे, आंसर है यहाँ बीच में, इसीलिए मैंने जगह छोड़ रखा है, उसको कहेंगे डी नेचुरेशन। थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है, आप लोग इस बात को समझ जाइए। डी नेचुरेशन है, डी नेचुरेशन इसका आंसर हो जाएगा, डी नेचुरेशन, डी नेचुरेशन। और इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करिए कि डी, आप खूब समझ सकते हैं डी नेचुरेशन का सीधे सीधे मतलब है कि जो आपका नेचुरल बना हुआ है वो टूट गया तो डी नेचुरेशन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए, फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेस्ड ऑन द नेचुरेशन रीनेचुरेशन सॉरी बेस्ड ऑन रीनेचुरेशन काइनेटिक्स द डीएनए कैन बी क्लासिफाइड इनटू। यहाँ पर आंसर होगा 3 टाइप्स। अगर उस 3 टाइप्स को हम देखना चाहें कि वो 3 टाइप्स क्या है, 3 टाइप्स क्या होता है, वो 3 टाइप्स आंसर होगा 3 टाइप्स। और 3 टाइप्स में जैसे एक सिंगल कॉपी, पहला होता है सिंगल कॉपी, दूसरा होता है मिडिल रिपीटेशन,
तीसरा होता है हाईली रिपीटेशन। यहाँ इसका मतलब होता है सिंगल कॉपी की लगभग मानी जाती है जो डीएनए का वो 1 से 10 बेस पेयर के आसपास, और उससे बड़ा जो मिडिल पेयर हो जाएगा उसको आप एक औसत मान लीजिए 10 से 200 150 तक 100 तक मानी जा सकती है, और उससे ज़्यादा हाई रेपुटेशन माना जाता है किस चीज़ का, बेस पेयर का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 टाइप्स। अब अगला क्वेश्चन, आंसर आप सिर्फ आंसर आप देखिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम न लगाते हुए आप आंसर पे आइए। डीएनए क्वेश्चन हम क्वेश्चन सी देखेंगे पेपर फर्स्ट का। डीएनए सीक्वेंस विच हैव द यूनिक एबिलिटी टू move the discrete unit from one position in the genome to another position are called। अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक अगर कोई योग्यता कोई एबिलिटी होती है किस में, किसी एक डिस्क्रीट यूनिट पे। डिस्क्रीट का मतलब एकल यूनिट पर, एकल यूनिट का मतलब उस यूनिट का दूसरी यूनिट से कोई खासा संबंध न हो, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोज़न। आप लोगों के आंसर इसको फटाफट लिख लीजिए, राइटिंग पे मत जाइए। यहाँ पर अंगुली फिंगर चलती नहीं है, फिंगर जब नहीं चलती तो उसको, हालांकि ट्रांसपोज़न्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है जंपिंग जीन। जंपिंग जीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह मूव करता है एक जगह से जब मूव करता है, जंपिंग ING जंपिंग, फिर इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं आप जीन। फटाफट इसका आंसर होगा, इसका आंसर फटाफट भर लीजिए, फिल कर लीजिए जंपिंग जीन। मान लीजिए कि यह आंसर आता है वैकल्पिक के रूप में, तो आप टिक मार सकते हैं। आइए हम डी पर देखते हैं। मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डीएनए टू नाइट्रोसेलुलोज बाउंड टू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इज नोन एज। यहाँ पर आप अगर देखें तो जो हाइब्रिडाइजेशन का नोटिफिकेशन है वो क्या है, इसे आप कह सकते हैं प्रोब। इसका आंसर हो जाएगा प्रोब। अगर आप इस प्रोब को एक और नाम से जाना जा सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट। प्रोब के स्थान पर आप ये भी लिख सकते हैं एस डीएनए फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट है ये, फ्रैगमेंट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। SSD का मतलब DNA का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। SS थोड़ा छोटे में रहेगा। आप इसका आंसर जान गए, इसका प्रूव होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ cDNA फ्रॉम द mRNA, यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए फ्रॉम द मैसेंजर RNA से बनने वाले को क्या आंसर होगा तो इसका आंसर होगा इसका आंसर है यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, रुक जाइए एक सेकेंड। फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने यहाँ गलती कर लिया है थोड़ा सा टाइपिंग में। हालांकि टाइपिंग मैंने एक मित्र को दिया था, उसने टाइपिंग करना था। फ्रॉम mRNA इज़, यहाँ पर इज़ स्टूडेंट, यहाँ पर एक गलती हो गई है, आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है और मैं उसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इज लिखा हुआ है, इज लिखने के बाद यहीं पर एक आंसर करना था। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन अलग हो जा रहा है और ये सिंगल क्वेश्चन था और उसका जो आंसर होना है
अगर एंजाइम जो रिक्वायर्ड होती है और वो सिंथेसिस यानी कम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रॉम एमआरएनए से बनने के लिए, उसको कहते हैं। इसका आंसर होगा रिवर्स 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 ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांस इसका आंसर फिर से भर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो ईज लिखा है, यहाँ ईज लिखने के बाद हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांसक्रिप्टेज भर लीजिए आप लोग। क्रिप्टेज, टी के बाद ASE, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये है TRANSCRIPTASE, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसी एंजाइम की ज़रूरत होती है। मैं इसको समझा दूं। यहाँ mRNA के बाद इज होगा और इसके बाद यहाँ आंसर भरा जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर अगला शुरू हो जाता है। इसके तत्काल बाद यहाँ से आंसर अगला हो जाता है। स्टार लगा दे रहा हूँ वो इसलिए कि मैं F नहीं लिख सकता, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ज़रूर गलती से F डाल दिया होगा और यहाँ पर इज नहीं रहेगा। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा इसका देखें हम लोग ज़रा। यहाँ पर एंड स्टडी इस्चरेशिया कोलाई, स्टडी द ई कोलाई इस्चरेशिया कोलाई लैक्टोज सिस्टम एंड गिवन द फॉर रिक्वायरेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसका आंसर जो होने वाला है वो यहाँ पर दो वैज्ञानिकों का नाम भरा जाएगा, जैकब एंड मोनोड, MONOD, जैकब एंड मोनोड। ये लोगों ने स्टडी किया था और लैक्टोज सिस्टम यानी लाइकोपेरान वाली सिस्टम दिए थे। गिव द, इसका जो गिव द यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दो आंसर की संभावना है, लेकिन लाइकोपेरान का मतलब होता है लैक्टोज ओपेरॉन, और ओपेरॉन वर्ड जो आया है वो क्यों आया है? लाइकोपेरॉन। यहाँ पर एक आता है लाइक रिप्रेसर प्रेशर, तो आंसर दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ लैक रिप्रेसर को काटिए। लैक ओपेरॉन इज करेक्ट आंसर। लैक ओपेरॉन का मतलब होता है कि जीन का एक ऐसा भाग जो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म बॉडी में बढ़ा देता है, ओपेरॉन, और जिससे मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया बढ़ जाती है और हमारे जीन की एक्सप्रेशन में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को मैं क्या जा रहा हूँ। तो इसको कहा जाता है लैक ओपेरॉन। तो यहाँ पर भर उठेगा लैक ओपेरॉन और आपका यहाँ पर हो जाएगा जैकब एंड मोनोड। तो ये अगला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है डॉट 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 फाउंड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इन द मोस्ट बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड एज। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है क्वेश्चन जी का आंसर आया है आपका कि जो डीएनए फाउंड डीएनए, कुछ ऐसे डीएनए हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्चुअली अगर देखा जाए तो डीएनए तीन प्रकार के होते हैं। एक क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है और एक साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है। साइटोप्लाज्मिक डीएनए, सर्कुलर डीएनए और सामान्य डीएनए, जो सामान्य डीएनए होता है जिसे क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, वो क्रोमोसोम में पाया जाता है यानी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और जो साइटोप्लाज्मिक होते हैं वो साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं यानी साइटो जैसे गोल्जी बॉडी वगैरह ETC। और सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का सर्कुलर डीएनए भी होता है, हालांकि वो भी साइटोप्लाज्मिक ही है। लेकिन हम यहाँ कुछ न जानते हुए यहाँ पर क्या भरा जाएगा आप पहले जान ले दोस्तों, DNA। और जो
यहाँ पर फाउंड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इन मोस्ट बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड एज, इसको किस रूप में यूज किया जाता है? वेक्टर के रूप में। जो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है वो एक्चुअली जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर डीएनए के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। अब ज़रा थोड़ी सी बात कर लें, सपोज दैट यहाँ हम थोड़ा जूम कर दें ताकि वाइट पार्ट आ जाए। हमारे पास जो सर्कुलर डीएनए होता है वो एक्चुअली में क्या है कि वो इस प्रकार से, सॉरी स्ट्रक्चर अच्छा न आके थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। ये अगर सपोज दैट इसको हम एक मार्किंग कर ले तो इसको चारों तरफ अगर हम डीएनए को सर्कुलर डीएनए ले जाएं, अब डबल हेलिक्स कर दें इसको, और अगर इस तरह से डीएनए है तो जो हमारा ये इसको क्या करते हैं, हम किसी सेल में अगर क्लोन कराना है, सपोज दैट ये बैक्टीरियल का दूसरा सेल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस कॉपी को यहाँ पर डाल देते हैं और इसको क्या करते हैं, हम कट कर देते हैं। कट कराते हैं किससे? रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम से हम इसको कट करा देते हैं। अब इसको जब दूसरे में डालते हैं तो इसी को बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर। अब क्या है कि अगर ये अच्छे गुण वाला डीएनए है, अगर ये अच्छे गुण वाला डीएनए है, सपोज दैट ये अच्छे गुण वाला डीएनए है, अगर ये अच्छे गुण वाला डीएनए है तो इसके अंदर जो ये वेक्टर डीएनए के रूप में कट कट के आएगा, जो ये कट कट के आएगा तो ये दूसरी वाली डीएनए से यहाँ जुड़ जाएगा। अगर सपोज दैट हम थोड़ा कलर चेंज करके देख लें, अगर यहाँ पर जो दूसरी डीएनए होगा उसके साथ ये जुड़ जाएगा और इसके बाद जब ये डीएनए एक दूसरे पर रेप्लिकेशन करेगा, अगर ज्यों ही ये रेप्लिकेट करेगा या डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो ये एक नया डीएनए यहाँ फॉर्मेट होगा। आप जहाँ तक है कि मेरा बात समझ पा रहे होंगे। खैर यहाँ पर मूलतः मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वेक्टर डीएनए का मतलब क्या होता है कि जिस डीएनए का यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए में किया जाता है, टेक्नोलॉजी में किया जाता है, उसे डीएनए कहते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आते हैं सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी रिस्ट्रिक्शंस। इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को। सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स आर कम्प्लीमेंट्री बेस्ड ऑन द टू साइड्स ऑफ। अभी मैंने आंसर दिया कि जो रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम, यहाँ क्वेश्चन क्या है, सीक्वेंस रिकॉग्नाइज, जो सीक्वेंस पहचाने जाए कि कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको काटेगा, जहाँ पर काटेगा उस कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, या जिस जगह पर कटे तो उसको आप 2-3 नाम से पुकार सकते हैं। उसको एक नाम नहीं, एक तो कह सकते हैं आप स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक साइट, इसे स्पेसिफिक साइट कहा जा सकता है। यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि कोई ना कोई साइट, जैसे हम जब कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर कहीं इंजेक्ट करते हैं तो वो वेक्टर को या क्लोनिंग डीएनए, वेक्टर को ही क्लोनिंग डीएनए भी कहा जाता है। तो जो वेक्टर, जो सर्कुलर वेक्टर है, उसको अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के रूप में यूज करना चाहते तो अगर एंजाइम जो है जिस जगह को वो पहचान के स्वयं काट दे, उस पहचानी गई साइट को क्या कहते हैं, तो उसको स्पेसिफिक साइट कहते हैं या उसको रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट, उसे रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। अगर उसको रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर लिखा है कि जब रेस्ट्रिक्शन साइट विच शोज कम्प्लीमेंट्री बेस ऑन द टू साइड, तो वो क्या शो करता है दोनों साइड, इसको कहते हैं आपका cDNA। यानी कि वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए वहाँ होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई सर्कुलर डीएनए, कोई ये मान लीजिए सर्कुलर डीएनए है, अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ हल्का सा, सपोज दैट ये सर्कुलर डीएनए है, मान लीजिए डबल हेलिक्स है, थोड़ा सा हेलिकल है, यहाँ पे मैं सिंपल बना दिया हूँ। इसको अगर काट दिया, अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट दिया और वो इस रूप में कट गए, अब ये वेक्टर के रूप में हमारे सामने आ गया। किस रूप में आ गया? वेक्टर के रूप में अगर आ गया हमारे सामने,
तो वेक्टर के रूप में आ गया। तो अगर इसको हम थोड़ा सा लीनियर बना दें, अगर समझने के लिए, लीनियर नहीं, इसको समझने के लिए अगर हम ऐसे लीनियर बना दें, सपोज दैट, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, अब उसी चीज़ को हम लीनियर बनाए हैं, अगर उसी चीज़ को हम लीनियर बनाए हैं तो ज़रा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस तरफ से हम ये बेसेस लगा दिए, तो जो ये बेस होगा, जो ये बेस होगा, यहाँ पर जो इस तरफ बचेगा और इस तरफ, यहाँ पर वास्तव में जो ये बेस होगा ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा, सी डीएनए, यानी कि जो बोथ साइड होगा वो सी डीएनए का फॉर्म होगा, यानी सी डीएनए के रूप में होगा। इसका मतलब सी डीएनए का मतलब हो गया कि ये जो डीएनए जाएगा तो ज्यों ज्यों यहाँ पर एक नया बनता जाएगा वैसे ही इधर पर दूसरा बनता जाएगा, और ये डीएनए धीरे धीरे रेप्लिकेशन करेगा और अल्टीमेटली एक फाइनल रिजल्ट लेकर आएगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो गया, यहाँ पर आंसर आपका हो गया रेस्ट्रिक्शन साइट या स्पेसिफिक साइट, और या इसे रिकॉग्निशन साइट भी कह सकते हैं। 3 आंसर, रेस्ट्रिक्शन साइट, स्पेसिफिक साइट या रिकॉग्निशन साइट। क्यों रिकॉग्निशन साइट? रिकॉग्निशन चूँकि एंजाइम क्या कर रहा है, क्योंकि जो एंजाइम है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो क्या कर रहा है, उस साइट का रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हमें इसी जगह पे वेक्टर को काट देना है। ठीक, ओके, यहाँ पर सी डीएनए हो जाएगा, यहाँ पर सी डीएनए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि is currently being used forensic science for identification of क्राइम सस्पेक्ट्स। जो गुनहगार होता है, क्राइम सस्पेक्ट होता है, यानी अपराधी, संदेह में अपराधी होता है, उसके लिए आजकल सिंपल सा आंसर है, इसका बहस करने से ज़्यादा जरूरत नहीं। फिंगर प्रिंटिंग, मैं लिखने से ज़्यादा बेटर है कि फिंगर प्रिंटिंग। आप लोग लिख लीजिएगा, इसका साफ आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिंगर प्रिंटिंग, क्योंकि फिंगर प्रिंटिंग से ही आजकल आदमी डीएनए की पहचान करके फोरेंसिक लैब में यूज करते हैं, और जिससे अपराधी पकड़ा जाता है उसे कहते हैं फिंगर प्रिंटिंग। और आपकी बहुत आसानी से इसका यूज़ होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ आई वाला। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर फटाफट, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। मैं पेपर फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों सॉल्व करने वाला। यहाँ पर है साइटोकाइंस, KINES, साइटोकाइंस। आप लोगों को 2 बार कर रहा है। ये साइटोकाइंस जो पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या भर दिया गया है, साइटोकाइन आर प्रोटीन इम्यून सिस्टम एंड दियर फंक्शन इज टू इंटरएक्ट विथ स्पेसिफिक फॉरेन मॉलिक्यूल कॉल्ड, क्या कहलाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। आपके सिलेबस में सीधे है इम्यूनो IMMUNO ग्लोब्यूलिन। यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लोग उसको बढ़िया बेहतर तरीके से, ग्लोब्यूलिन आपका जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है रेंडर देम इंटरैक्टिव, यानी कि जो इंटरैक्टिव होता है, जो फॉरेन पार्टिकल होता है, उनको क्या करता है, उनसे रिएक्शन करने में सहायता प्रदान करता है, उनसे लड़ने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से दोस्तों पेपर फर्स्ट खत्म हो चुका है। आइए हम पेपर 2 पर नज़र डालते हैं। इसमें थोड़ी गति हो गई। एक्चुअली क्या है कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में नहीं है। एक्चुअली आप माइंडली प्रिपेयर्ड रहिए, वैसे जहाँ तक क्वेश्चन कह रहा है वो फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा 4 क्वेश्चन के साथ, लेकिन वहाँ पर मैंने आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स किए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे 4 ऑप्शन के साथ।
आइए पेपर सेकंड को हम फटाफट सॉल्व करते हैं। पेपर सेकंड को हम ऐसे प्रकार से सेट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मूगा सिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मूगा सिल्क। मूगा सिल्क प्रोड्यूस करता है, इसका आंसर 2 होगा। इसका आंसर 2 होगा। हालांकि मैंने टाइप करने को दूसरे को दिया है, अगर टाइप करने में कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई दिक्कत हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर टाइप करने में थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक कर दिया है। जिसको दिया था स्पेलिंग एंथ्रिया का, एंथ्रिया नहीं है। एंथ्रिया में थोड़ा सा जो ANTHE RI है, वो RI न हो करके R के बाद A होगा, N3। और ये चारों जगह पर बदल जाएगा, चारों जगह पर N3 होगा। इसके बाद यहाँ पे ये जीनस का नाम है, तो सारी जगह पर जो एंथ्रिया लिखा हुआ है वहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, एक बार आपको लिख दूँ। स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है ऑप्शन में, एन थे जो R के बाद I लिखोटा है वहाँ पर A हो जाएगा, N3। ये जीनस का नाम है, और जीनस का नाम है। और अब आ जाइए, आप समझ चुके होंगे तो आप उसका नाम चेंज कर लीजिएगा। ये सारे ऑप्शन पे N3 हो जाएगा, जबकि एंथ्रिया हो गया है, N3 एस्मा। और यहाँ पर जो N3 एस्मा है, एस्मा यहाँ भी देखिए एक स्पेलिंग छूट गई है, ASSAMA हो जाएगा एस्मा। आंसर यही करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है लैक्टोकोरिसा वेरिकोर्निस स्टिंग बग इज द पेस्ट मॉमीज। किसका हो सकता है, ये किस चीज़ का, कौन सा सॉरी जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे वो ये है, बग इज पेस्ट ऑफ एक्चुअली आंसर है पैडी। सीधे आंसर पे जाइए। कॉजल ऑर्गेनिज्म पैब्रिन डिजीज कैसे पाया जाता है, सिल्क वॉर्मिस। आपका आंसर होगा प्रोटोजोआ, आपका आंसर होगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कॉज करता है पैब्रिन डिजीज को। अगला क्वेश्चन, सुगर केन वाइट फ्लाई। अगर देखा जाए तो जो सुगर केन गन्ना होता है उसमें जो वाइट फ्लाई बीमारी होती है वो कैसे होता है, तो उसका आंसर है उसका एल्यूरोलुबस बरोडेनिस बिलोंग टू दी ऑर्डर। किस ऑर्डर से, तो उसका आंसर है हेमिप्टेरा। ये हेमिप्टेरा ऑर्डर का जो सुगर केन वाइट फ्लाई होता है उसके द्वारा होता है। आइए अगले ऑप्शन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन्स टेक्स प्लेस ऑन द बैंक ऑफ फ्लोइंग रिवर। अगर आप देखें तो जो हमारी नदियाँ होती हैं, या जब कभी बरसात होता लंबा भयंकर बारिश, तो जो नदियों के किनारे जो कटाव होता है, या नदियों के किनारे जो ज़्यादा तेज से उसका आंसर, अभी इस आंसर में कन्फ्यूज़न है, लेकिन मेरे अनुसार गली इरोजन होगा। गली इरोजन का मतलब जब नदियों के किनारे पानी तेज़ी से बहता है तो वहाँ क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होती है कि एक पतली सी नाली जैसे बन जाती है, जो ज़मीन के ऊपर तो कम होता है, नीचे ज़्यादा गहरा हो जाता है, और उसके अंदर तेज़ से पानी बहती है, तो बहते उसके अंदर की मिट्टी बहुत दूर तक कटती चली जाती है। ऐसी इरोजन्स को कहते हैं गली इरोजन। और आपको अगर छोटी सी चर्चा के साथ कर लें, सीट इरोजन, तो इसमें क्या आता है, परत दर परत, जैसे ये 2-3 परत है, तो जो ऊपर की परत पहले सरक जाएगी, फिर नीचे की परत खिसक जाएगी, इस प्रकार से इरोजन होगा। फिलहाल आगे आइए, अगला क्वेश्चन है सिल्वी कल्चर इज टर्म्ड फॉर। यहाँ पर सिल्वी कल्चर इज अ टर्म अप्लाइड फॉर द सच, बताइए, तो इसका है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सेकेंड, इसका आंसर होगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। सेरीकल्चर मत भूल जाइएगा, सेरीकल्चर अलग है, ये सिल्वी कल्चर है, तो ये है इसका आंसर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फिलेरिया इज अ ट्रांसमिटेड,
फाइलेरिया जो होता है यह एक प्रकार का, गांव में इसे हाथी पाँव कहते हैं, लेकिन ये होता किससे है, तो इसका जो इंटरमीडिएट है वो क्यूलेक्स पेपेंस है। यहाँ पर पेपियंस दिया नहीं है। जो स्पीसीज़ का नाम है पेपियंस, स्पीसीज़ का नाम है, और ये क्यूलेक्स जो है स्पीसी जीनस का नाम है, तो आप जीनस का नाम ही याद रखें, क्यूलेक्स। अगला क्वेश्चन, चिपको मोमेंट, इस पे बहुत ज़्यादा बहस न करते हुए सारे बच्चे जानते हैं। टेहरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तरांचल, हालांकि हमारे जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के क्वेश्चन पेपर में है वहाँ उत्तरांचल लिखा हुआ है, लेकिन वो उत्तराखंड है। वहाँ पे टेहरी डिस्ट्रिक्ट था। इसके बारे में अगर मैं छोटा सा चर्चा कर लूँ तो चिपको मूवमेंट जो है वो उत्तराखंड में कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, कुछ ग्रामीण के लोग, क्या है कि जब जंगलों की कटाइयाँ बहुत होती थी, चूँकि उत्तराखंड में बहुत सारे जंगल्स हैं, वहाँ के तमाम आदिवासी लोग हैं, उन लोगों ने क्या हुआ कि पेड़ों से जाकर के चिपक जाते थे, और इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन था, चिपको मूवमेंट था। मैं इस पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में सन 1973 के आसपास, 73 के आसपास चंदी प्रसाद भट्ट की अगुवाई में यह थोड़ी बहुत हुआ था, लेकिन सबसे पॉपुलर व्यक्ति जो हुए थे वो इस चिपको आंदोलन के, क्योंकि वहाँ के लोकल थे, वो लोगों को बार बार जा कर के जगाते थे और बताते थे कि हम पेड़ों को बचाना है, और उनका नाम था सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा, उन्होंने इस चिपको मूवमेंट को वो किया था। अगर स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन पूछा है तो मेरे अनुसार चंदी प्रसाद भट्ट होना चाहिए, चंदी प्रसाद भट्ट, चंदी प्रसाद भट्ट। लेकिन अगर इसको लंबा पॉपुलैरिटी देखा जाए तो जो इन्होंने जो 72 में 73 में किया था, लेकिन चंदी प्रसाद भट्ट 73 में शुरू किए थे, सन 1973 में, और जबकि सुंदरलाल बहुगुणा उनसे एक साल बाद 74 में, लेकिन पॉपुलर सुंदरलाल बहुगुणा हुए थे, सुंदरलाल बहुगुणा। अगर सुंदरलाल बहुगुणा जी हुए थे, हाँ, तो अब इसमें आंसर आता है स्टार्टेड फ्रॉम, तो स्टार्टेड मेरे हिसाब से आंसर इसका होगा चंदी प्रसाद भट्ट, चंदी प्रसाद भट्ट। बाकी आप लोग अपना कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रिवर गोमती। जो गोमती नदी है, मोलाजेज माने जो रस का सीरा होता है, सीरा 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 सीरा, उसे मोलाजेज कहते हैं। जैसे चीनी घोर लीजिए, शक्कर घोर लीजिए ढेर सारा, तो उसके अंदर एक सीरा बनता है, तो उसकी बात कर रहे हैं हम कि जो सीरा बनता है, तो वो सीरा शुगर फैक्ट्री से, किससे, शुगर फैक्ट्री से वाज रिलीजेज, किस में रिलीज कर दिया गया, गोमती नदी में। ये गोमती नदी की बात नहीं, कई कंडीशन, कई आगरा वगैरह के कई फैक्ट्रियों में हुआ है, यमुना नदी में कई बार हुआ है, और जगहों पर हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है वो रिवर गोमती का। यानी ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिले तो वहाँ पर आंसर होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। आप जनरली मानिए तो, अगर मैं फिश एंड फिशरीज की साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, गांव में जब आप मछली मारते देखे होंगे तो जो पैरों से लोग जो कीचड़ में ढेर सारा पैर की ठोकर मारते हैं, उसको, जिसको कहते हैं गांव की भाषा में खूब उसके अंदर विडोलिंग करना, पजलिंग करना, हिलाना पैर को काफ़ी देर तक जब हिलाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, मछलियाँ क्यों ऊपर उलट जाती हैं, जो छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ भी ऊपर आ जाती हैं सांस लेने, तो उसका कारण होता है वहाँ पर नीचे मछलियाँ, क्या हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो सांस से बेहोश हो जाती हैं, इसलिए मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं, जो हमारा मछुआरा होता है पकड़ लेता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन हुआ है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण जब सीरा डाल दिया गया, ढेर सारा सीरा उसमें चला गया, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए फिशेस क्या होने लगे, फिशेस आपके डाइड होने लगे, मरने लगे। क्या होने लगे आपके फिशेस, मरने लगे। आइए अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये हो गया इसका कि फिश लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। अगला क्वेश्चन, यहाँ लैक लैक ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये लैक कौन सा लैक, लैक माने लाख,
ये लाख का एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट कीड़ा होता है। ये लाख रुपए नहीं, लाख एक प्लांट होता है, एक पेड़ होता है जो लाख बहुत तेज से आग लगती है उसमें। अगर मैं थोड़ा सा याद कराऊं लाख के बारे में, तो लाख का पेड़ बहुत तेज़ी से उसमें आग लगता है। फिलहाल यहाँ पे सीधे आंसर पे आते हैं। तो लाख का जो पेड़ होता है उसके ऊपर जो हमारी लैक कीट होती है, जो लैक कीट होती है, लाख का कीड़ा होता है, उसके बॉडी से कुछ सिक्रीशन होता है जिसको हम लोग महावर के रूप में पैरों में रंगना लगाती हैं औरतें, या तक लगाया जाता है, और जगहों पर यूज किया जाता है, या डेकोरेशन में यूज किया जाता है। एक्चुअली उसका आंसर, इसका आंसर होगा वो बॉडी सिक्रीशन ऑफ इंसेक्ट। देखिए यहाँ पर एक्सक्रीटरी मैटर तो नहीं हो सकता, यहाँ पर बॉडी एक्सक्रीशन नहीं हो सकता। ये एक्सक्रीशन नहीं है, सिक्रीशन है। क्योंकि एक्सक्रीशन जब आ जाए तो आप लोग यहाँ मलमूत्र से समझेंगे। जो मल त्याग होता है वो संबंध होता है एक्सक्रीजन से। लेकिन सेक्रेशन का मतलब कुछ ऐसी पदार्थ सेक्रेट करता है, या तो इंसेक्ट अपनी बॉडी से रिलीज करना चाहता है, या उसके पास से सिक्रीट होता है। लेकिन उस सिक्रीशन को बाद में हम कीड़े की बॉडी पे लगा रहता है, या उन डंठलों पे लग जाता है, जिन लाख के पेड़ों पर लग जाता है, उसको इकट्ठा करके हम घिस लेते हैं, या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा, गर्म पानियों द्वारा, अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा उसको निकाल के अलग कर लेते हैं। सो यहाँ पर पेपर सेकंड भी ख़त्म हो चुका है। ये पेपर थर्ड की ओर बढ़ते हैं बहुत जल्दी से। हालांकि बहुत तेज़ी से यहाँ पर हम बात करें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, ऑर्गन विच ग्रोज विदाउट सेल डिवीज़न। तो जाहिर सी बात है, जो सिंगल सेल होंगे, वो सिंगल सेल जो भी होंगे वो बिना सेल डिवीज़न के ही डेवलप करेंगे। तो सिंगल सेल जो होंगे वो बिना सेल डिवीज़न के। यहाँ पे 3-4 आंसर हो सकते हैं, लेकिन मैं एक आंसर यहाँ लिखने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर 3-4 आंसर हो सकते हैं। एक तो होगा मैलपिघियन ट्यूब्यूल, मैलपिघियन ट्यूब्यूल, ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो मैलपिघियन ट्यूब्यूल, तो यहाँ पर आंसर भर जाएगा मैलपिघियन ट्यूब्यूल, या फ्लैम सेल। फ्लैम सेल भी आप भर सकते हैं। जो ये मतलब मिला जुला के वो सारी चीज़ें, सॉरी, फ्लैम सेल की स्पेलिंग फ्लैम, ये लगभग पोरीफेरा ऑर्गन से या ग्रुप फाइला में पाए जाते हैं। फिलहाल इसका आंसर होगा मैलपिघियन ट्यूब्यूल, क्योंकि एक जो सेल होता है वो एक प्रकार से वहाँ पे काम करेगा। आइए आंसर देखते हैं सीधे। आंसर सेकंड होगा जो विच ऑफ द फॉलोइंग हैम हाई एबिलिटी रीजनरेशन प्लेनेरिया, बिना किसी कन्फ्यूजन का प्लेनेरियन से मानिए। जो प्लेनेरिया वर्ग का होता है वो सॉरी, यहाँ पे ऊपर भी प्लेनेरियन या ड्यूजेसिया आदि फाइला में पाया जाता है फ्लैम सेल। आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्लेनेरियन, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज अ ट्रमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन। उसके पास लाखों प्लेनेरिया का सेल आप जाकर के पढ़ेंगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। अगर प्लेनेरिया देखा जाए तो यहाँ पर 2 स्पॉट लाइक होते हैं, इसके अंदर एक ये होता है। इसका अगर 1000 पीस कर दिया जाए तो ये एक एवरी वन डेवलप इट्स ओन इंडिविजुअल के रूप में डेवलप कर जाता है। आइए, ये रीजनरेशन का पावर है। रीजनरेशन का मतलब ही होता है कि पुनः जनरेट कर जाना। आइए अगला आश्चर्य है पार्थेनोजेनेसिस इज सीन इन। पार्थेनोजेनेसिस का मैं छोटा सा चर्चा करते हुए फट से आगे बढ़ जाता हूँ। जो आधा अधूरा डेवलपमेंट हो, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हुआ हो बट सेक्सुअल ना हुआ हो, कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं। यानी कि जिसका डेवलपमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा हो, यानी कि क्रोमोजोम 2n के रूप में पाए जाएं बट सेक्सुअल ना हुआ हो, और ऐसे डेवलपमेंट को पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट किया जाता है। इसका आंसर यहाँ फिल हो जाएगा आंट्स, वेस्प, बर्रई, चींटी, आंट्स, वेस्प। अगर एक आध बीज में भी बहुत अच्छा खासा पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है इन सब में। लेकिन आंसर आपको एक भी बच सकते हैं, इन सब में पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। आइए अगला, ये स्ट्रोबिलेशन इज अ काइंड ऑफ
यहाँ पे हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है। फाउंड इन किस में, हेलमिंथीज में पाया जाता है। हेलमिंथ, MINTH बाकी आप समझ सकते हैं। असेक्सुअल यहाँ पे भर उठेगा और हेलमिंथ्स यहाँ पर भर उठेगा, आप इसको समझ चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन, डिपोजिशन ऑफ यॉक इन एग इन द ओविडक्ट इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा विटेलोजेनेसिस। मेरा जाकर के सिलेबस डिस्कशन में मैंने विटेलोजेनेसिस का बात किया है, तो इसको कहते हैं विटेलो, इसके बाद जेनेसिस वर्ड आप लोग जोड़ दीजिए। अगला आंसर होगा मॉबिंग ऑफ क्रो। मॉबिंग आजकल एक ज़माने में वर्ड चढ़ा हुआ है मॉब लिंचिंग, लेकिन यहाँ मॉबिंग मतलब घेरना ऑफ क्रो, क्रो का घेरना अराउंड द एन ईगल, ईगल किसी, तो यहाँ पर ईगल नाम दिया है। ईगल के अलावा शेर, बाघ, चील, कौवा, कुत्ता जो भी हो, अगर कौवे ही नहीं कोई भी बर्ड, हनी बी भी हो या अन्य कोई एनिमल्स हो, यदि उसको घेर लेते हैं, कुत्ते भी कभी कभी चारों तरफ से, डॉग्स भी किसी सिंगल डॉग्स को घेर लेते हैं, यह शो करने की प्रक्रिया क्या कहता है। ये क्वेश्चन अगर आप समझना चाहें तो एनिमल बिहेवियर से है। आप लोग अगर इसको समझना चाहें तो ये किससे है, एनिमल बिहेवियर से। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंटी प्रीडेटर एडाप्टेशन, एंटी प्रीडेटर एडाप्टेशन, ADP लिख के मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसका मतलब एडाप्टेशन है। तो एंटी प्रीडेटर में क्या, इसका मतलब है कि जो प्रीडेटर है उसके खिलाफ में ये सारे लोग का शो करना, जिससे डर के मारे ईगल कभी उठा नहीं करता, इससे वो सुरक्षात्मक बिहेवियर शो करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द सोनार सिस्टम ऑफ फॉर द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। तो ये ऐसा कौन यूज करता है कि लोकेशन जानने के लिए अपने प्री का, तो इसमें प्रे में जो पालन करने के लिए वो सोनार सिस्टम बैट, एक्चुअली क्या है, जो चमगादड़ होता है, जो बैट होता है चमगादड़, वही सोनार सिस्टम यूज करता है। सोनार सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यूज कर लूँ तो जो ऐसी साउंड ध्वनि जो हमारी कान ऑडिबल नहीं होती है, सुनने योग्य नहीं होता, बट उससे तेज होता है, ऑडिबल साउंड और पैरा ऑडिबल साउंड और सुपर ऑडिबल साउंड। सुपर ऑडिबल साउंड को ही, सॉरी सुपर ऑडिबल नहीं रहता, सुपर साउंड को या सुपर साउंड को ही सुपरसोनिक या सोनार साउंड कहते हैं। तो ये साउंड कौन निकालता है, बैट इसीलिए रात को घर में उड़ पाता है, क्योंकि रात को घर में वो टकरा जाए, क्योंकि लोगों ने कहा कि बैट देखते नहीं, अगर देखते नहीं तो फिर घरों के अंदर क्यों चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि उनकी सोनार सिस्टम काम करती रहती है, क्योंकि उन्होंने ध्वनि निकाला, वो दीवारों से टकराई तो वो जान जाते हैं कि आगे दीवार है, तो दीवार है तो वो इसलिए रिटर्न बैक मार देते हैं। इसी प्रकार से वो राउंड 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 घूमते रहते हैं। कभी जिस जगह पर साउंड जैसे दरवाजा के साइड पे पड़ा और ध्वनि बाहर निकल गई, वो सोनार ध्वनि निकल के वापस नहीं आई, वो जान जाते हैं कि यहाँ खाली जगह है, इसके बाद वहीं से वो बाहर निकल जाते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा बैट। अगला क्वेश्चन, आप बाकायदे 3 इडियट फिल्म देखे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक नेस्ट इट्स ओन, अपना घोंसला कौन नहीं बनाता। सब बड़े अच्छे से अगर पिक्चर देखे होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कुक्कू में स्पेलिंग यहाँ छूट गया है, यहाँ पर एक बीच में सी स्पेलिंग ये है CUCKOO, तो यहाँ पर जिस कंप्यूटर वाले को मैंने टाइपिंग के लिए दिया था उससे छूट गया है, हालांकि मैंने हैंड राइटिंग में लिखा था, उसको PDF फाइल बनाने के लिए दिया था। तो यहाँ पे कुक्कू, खैर वो मैटर नहीं करता, इसका आंसर हो जाएगा कुक्कू, कोयल बर्ड, लाइक कोयल बर्ड। तो यहाँ पर कुक्कू अपनी इट्स ओन नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अपना जैसा व्यवहार करता है। इसके लिए आप 3 इडियट देख लीजिएगा फिल्म, उसमें एग्जाम्पल, अगर मैं मान लीजिए भूल चूक से गलती भी बोल रहा हूँ तो आप लोग वहाँ से जाके क्लियर कर लीजिए। रणछोड़ दास, सामल दास, चांचड़ के बर्ताव से मिला हुआ है। यहाँ पर आइए,
यहाँ पर मैचिंग ऑफ बॉडी कलर, अगर बॉडी कलर विथ इट इन्वायरमेंट अवॉइड टू प्रीडेटर, अपने प्रीडेटर को धोखा देने के लिए अगर कोई अपनी बॉडी को मैचिंग कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कैमोफ्लेज कहते हैं, CAUMO, कैमोफ्लैज, उसको कैमोफ्लैज कहते हैं। यानी कि इसको कह लीजिए मिमिक्री कह लीजिए, अपने आप को छुपा लेना, उसको कैमोफ्लैज कहते हैं। अपने रूप को परिवर्तन करने को कैमोफ्लैज कहते हैं, उसमें बचाना, अपने आप को छुपा लेना। जैसे बहुत से ऐसे इंसेक्ट पाएंगे जो पत्तियों के कलर के हो जाते हैं, लकड़ी के कलर के हो जाते हैं, जो पेड़ के छालों के कलर के हो जाते हैं। और तमाम ग्रासऑफर देखिए तो ग्रीन हो जाता है, क्यों? क्योंकि धान के खेत में रहता है। और धान का कलर, धान के जो पैडी प्लांट हैं उनकी लीफ का कलर देखिए तो प्योर ग्रीन होता है। आइए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट डिफेंस इवॉल्व्ड बाय प्रे टू अवॉइड प्रीडेटर, अगर प्रीडेटर से बचने के लिए जो यहाँ से बचने का डिफेंस मैकेनिज्म है तो कौन सा इसमें नहीं होगा? नॉट डिफेंसिव, यानी कि जो दुश्मन से बचने के लिए अपने शरीर में अलग अलग इवोल्यूशन करते हैं, अलग अलग विकास रहता है, वो उसमें से कौन सा नहीं है? अपने बचाने के लिए कौन सा नहीं है? कौन से जानवर में नहीं होता? तो आपको बता दूं, इजेक्शन ऑफ नॉक्सियस केमिकल ये है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनको कोई बड़ा जानवर जब पकड़ लेता है तो वो नॉक्सियस केमिकल तुरंत निकालते हैं, एग्जिट कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो जो उनका प्रेडेटर होता है वो बेहोश हो जाता है बेचारा। और अगला क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं, टॉक्सिक हेयर, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास टॉक्सिक एयर का पोजीशन होता है, जैसे ही उसको खा लेते हैं वो जानवर, ये टॉक्सिक एयर उनको बेहोश कर देता है, उनका मुंह खुल जाता है, फिर वो बाहर निकल जाते हैं। और कुछ मिमिक्री ऑफ इनएडिबल ऑब्जेक्ट, कोई ऐसे एनिमल होते हैं अपने शरीर को ऐसा बना लेते हैं जैसे वो खाद्य योग्य रह ही नहीं जाते, इनएडिबल हो जाते। इनएडिबल का मतलब खाने योग्य नहीं होना। तो ऐसा शो कर देते हैं कि ऐसा अपने आप को प्रदर्शित करते हैं कि जो खाने वाला भोजन खाने वाला प्रीडेटर होता है वो सोचता है कि अरे यार ये तो खाने योग्य है ही नहीं, इसलिए उसको छोड़ देता है। तो यह ऊपर के तीन मेरे हिसाब से तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म है। सिक्रीशन ऑफ फेरोमोन्स ये नहीं है, क्योंकि फेरोमोन्स एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा आकर्षण पदार्थ है, सिक्रीशन है, जिससे क्या होता है कि ये कपल्स को इकट्ठा करने में या मेल करने में या मिलाने के लिए काम आता है, आकर्षण का काम करता है। जैसे मटिंग के लिए फेरोमोन्स कभी कभी एनिमल्स, इंसेक्ट वगैरह निकालते हैं, जिससे एक दूसरे को मेल एंड फीमेल आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से फेरोमोन का ढेर। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ये फोर्थ वाला, सिक्रेशन ऑफ द फेरोमोन्स। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज एक सामान्य सा सॉल्व लेकर के आपके सामने मैं लेके आया था। और दोस्तों इसको आप लोग आंसर देखने के बाद आप चेकिंग ज़रूर कर लें। मे भी कहीं ना कहीं एक छूट की जल्दबाजी में कोई मिस्टेक हो गया होगा, मैं कोई गलत बोल गया होगा, तो उसको एक फटाफट आप अपने कॉपी पेन उठाइए और इस क्वेश्चन का कलेक्शन करिए और खटाखट आप आंसर गूगल से, किताबों से मिला लें। जो इनकरेक्ट होगा हमारे भी बॉक्स में कमेंट कर दें, और जो हम भी जान लें उसको करेक्ट कर देंगे, और आप भी करेक्ट करके उसको लिख लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।